आमिर खान ने फाइनली अपनी नई फिल्म बंटवारा में सनी देओल को भी गंगा जमुनी तहजीब सिखा ही दी और ये ट्रेलर से ही एविडेंट हो गया था। हिंदू औरत वो माँ है माँ। सनी पाजी इसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो आजादी के लिए बहुत खुश है। देश की आजादी मुबारक हो। एक हिंदू कैरेक्टर रेडिकल दिखाया है। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। सनी पाजी बेसिकली मॉडरेट मुस्लिम है और जो विलन है वो रेडिकल मुस्लिम है। इसमें एक विलन का डायलॉग आता है, मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। इस पर सनी पाजी जवाब देते हैं, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। वैसे ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। कुरान शरीफ सूरा 21 आयत 57 कहती है, इब्राहिम सेज, आई स्वेयर बाय अल्लाह आई विल श्योरली प्लान अगेंस्ट योर आइडल्स आफ्टर यू हैव टर्न्ड एंड गॉन अवे। सही अल बुखारी 2478 कहती है, ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द प्रॉफिट एंटर्ड द काबा एंड स्ट्रक द 360 आइडल्स देयर विद अ स्टिक। और अगर ट्रेलर में ये खामियां कम नहीं थी तो प्रमोशनल इवेंट के दौरान सनी देओल ने एक और कांड कर दिया। जब उन्हें पाकिस्तान के बारे में एक सवाल पूछा गया तो भाई साहब ने ये जवाब दिया, How you see Pakistan as a nation? पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा, अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब मौसी का प्यार तो माँ से ज्यादा होता है और पाकिस्तान हिंदुओं से कितना प्यार करता है ये तो आप सबको पता ही है। They believe in Akhand Bharat, but there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not, but we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan. लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से। कुरान मसीह फौजें निकलेंगे तब आप वो कश्मीर पता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि इन दोनों के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। एनीवेज फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग्स मिली और हालत ऐसी है कि आवारापन भी बंटवारा से ज्यादा चल रही है। स्टोरी में सिकंदर अपने रेफ्यूजी फैमिली के साथ मेरठ से लाहौर पहुंचता है। उसकी फैमिली को एक बंगला अलॉट होता है, लेकिन उस घर में पहले से माई नाम की एक बूढ़ी हिंदू औरत रहती है। माई के लिए लाहौर उसका घर है। दूसरी तरफ सिकंदर और उसकी फैमिली के लिए लाहौर एक नई बिगनिंग बन जाती है। वो पुरानी जिंदगी खो चुके हैं और नए शहर में अपनी जिंदगी दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का बेसिक इमोशनल आर्गुमेंट ये है कि बॉर्डर तो बन गया पर बेसिक ह्यूमन रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम कैरेक्टर एक हिंदू वुमन की प्रोटेक्शन करते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट किया जाता है और इवेंचुअली फिल्म ये सजेस्ट करती है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स से पहले इंसान आता है, जो कि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बिल्कुल फिक्शनल है। पार्टीशन के वक्त ऑर्डिनरी हिंदू और सिख ने अनइमेजिनेबल सफरिंग फेस की थी। फैमिलीज टूट गई थी, करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए और लोगों ने अपने घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी और जनरेशन की मेमोरीज पीछे छोड़ दी। In the Punjab, fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. पर बंटवारा का सेंट्रल थीम ये है कि कैसे एक मुस्लिम कैरेक्टर एक हिंदू औरत की प्रोटेक्शन कर रहा है। और बंटवारा बॉलीवुड की कोई पहली फिल्म नहीं है जो पाकिस्तान को इतने इमोशनल लेंस से देखती हो। इससे पहले कई ऐसी फिल्में आ चुकी है। एक हीना मूवी थी जहां एक भारतीय आदमी और पाकिस्तानी महिला के लव स्टोरी के थ्रू बॉर्डर को चैलेंज किया गया है। फिर वीर ज़ारा आई जहाँ एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और पाकिस्तानी औरत की लव स्टोरी के बीच इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एक बैरियर बन गई, लेकिन अल्टीमेटली इश्क को उस बैरियर से बड़ा दिखाया जाता है। और फिर बजरंगी भाईजान आई जहाँ एक डिवाउट हिंदू आदमी एक पाकिस्तानी लड़की को उसकी मां तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। बस पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे। अगर हम इन फिल्म्स को एक साथ देखें तो एक रिकरिंग पैटर्न नजर आता है। हर बार पाकिस्तान के अंदर के ऑर्डिनरी लोगों को ह्यूमनाइज किया जाता है, पाकिस्तानी लवर्स और पाकिस्तानी कल्चर को रोमांटिसाइज किया जाता है, जैसे अभी रिसेंटली इम्तियाज अली के फिल्म में हुआ। एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। बॉलीवुड बार बार एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। पाकिस्तान के आम इंसान अलग है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अलग है। इसी वजह से पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में वेलकम करने की आर्गुमेंट्स भी बार बार सामने आती रही है। फवाद खान और महिरा खान जैसे एक्टर्स ने इंडियन सिनेमा में काम किया। पाकिस्तानी सिंगर्स और म्यूजिशियंस ने इंडियन ऑडियंस के साथ पॉपुलैरिटी एस्टेब्लिश की। बॉलीवुड के कई पर्सनैलिटीज ने शेयर्ड कल्चर और शेयर्ड हिस्ट्री की बात की और बंटवारा इसी इमेजिनेशन का लेटेस्ट सिनेमैटिक वर्जन है। शायद इसी वजह से ये फिल्म हमारे लार्जर क्वेश्चन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज बॉलीवुड चूज एम्पैथी, नॉस्टैल्जिया व्हेन इट टेल्स द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान? और इसका आंसर समझने के लिए
हमें 1947 में वापस जाना पड़ेगा। बॉलीवुड का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन समझने के लिए हमें एक सिंपल फैक्ट याद रखना होगा। 1947 से पहले हमारी नाजायज औलाद पैदा नहीं हुई थी। लाहौर, कराची, पेशावर और रावलपिंडी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे और इंडस्ट्री के कई बड़ी फैमिलीज की हिस्ट्री इसी एरिया से लोकेटेड थी। कपूर फैमिली इसका एक फेमस एग्जांपल है। राज कपूर पेशावर में पैदा हुए थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर फैसलाबाद से आए थे। उन्होंने थिएटर और सिनेमा के थ्रू मुंबई में अपना काम एस्टेब्लिश किया। दिलीप कुमार का भी पेशावर से डीप फैमिली कनेक्शन था। देवानंद भी शकरगढ़ रीजन में पैदा हुए और लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की। 1940s में वो मुंबई आए। उन्होंने हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज के 3 बिगेस्ट स्टार में अपनी जगह बनाई। सुनील दत्त झेलम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे और पार्टीशन के दौरान उनकी फैमिली इंडिया रिलोकेट हो गई। क्योंकि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो लाखों लोग जो बेघर हो गए थे। और विश्वनाथ जी, आप तो जानते ही हैं, आप भी हिंदुस्तान के बंटवारे का शिकार हैं। तो अलग अलग कैंपों में मैं ढूंढता रहा अपनी माँ को, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, और मैंने सोच लिया कि शायद उनका भी वही हाल हुआ होगा जो बहुत से लोगों का हुआ है। सिमिलरली प्राण, ओम प्रकाश, जीवन, आयश जौहर और हीरा लाल जैसे एक्टर्स का लाहौर की प्री पार्टीशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन था। पार्टीशन के बाद इनमें से कई आर्टिस्ट मुंबई आए और जीरो से अपने करियर को फिर से रीबिल्ड किया। सो इंडियन सिनेमा के फॉर्मेटिव ईयर्स में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद थे जिनके पर्सनल मेमोरीज, फैमिली हिस्ट्री और कल्चरल रूट्स उन टेरिटरीज से कनेक्टेड थे जो बाद में पाकिस्तान बन गया। इसलिए बॉलीवुड में पाकिस्तान को या लाहौर को सिर्फ एक एनिमे टेरिटरी की तरह नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया और कल्चर की तरह देखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कल्चरल सिमिलैरिटी को पॉलिटिकल रियलिटी का सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता है। 2016 में ही फवाद खान को इंडिया से भगाया गया बिकॉज उरी हैपेंड। और बॉलीवुड इतना बेशरम है कि 2025 में इसे फिर से अबीर गुलाल फिल्म में वापस लिया गया। हानिया आमिर को दिलजीत के साथ एक मूवी में रोल मिला जिसका नाम था सरदार जी 3। हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो इंडिया को कावर्ड कहकर पाकिस्तानी ISI का प्रोपेगेंडा चला रही थी। एक और स्टोरी में मैडम चैट जीपीटी का कैप्शन पेल के कह रही थी, इंडिया ने इनोसेंट लोगों को टारगेट किया है। सो बेसिकली इन पाकिस्तानियों को इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हमेशा अपने देश को एक ATM की तरह ट्रीट किया। मेहदी हसन साहब को 1978 में इंडिया ने फॉर्मली इनवाइट किया था परफॉर्म करने के लिए। गुलाम अली के इंडिया में कई परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं। स्ट्रिंग्स, जुनून, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, सब लोग इंडिया से पैसा चूसते रहे हैं। और इंडिया का ये प्रेम सिर्फ आर्टिस्ट तक लिमिटेड नहीं था, यही हमारे इंडस्ट्री में भी उतरा। मैं हूं ना में इंडियन आर्मी का जनरल पाकिस्तान से वॉर करना चाहता है जबकि पाकिस्तान इंडियन कैदी रिलीज करने वाला होता है। सो बेसिकली इंडियन आर्मी का हाई रैंकिंग ऑफिसर जो सुनील शेट्टी ने प्ले किया है वो इस फिल्म का विलन है और विलन का नाम है राघवन। बाकी के सवाल मैं पूछूंगा। तो हाँ जनरल, जरूर पाकिस्तान भी हमारे गरीब गांव वालों को रिहा कर रहा होगा। फिलहाल तो पाकिस्तान से ऐसी कोई घोषणा नहीं आई है। राजी फिल्म में पाकिस्तानी ऑफिसर्स को भी इज्जतदार दिखाया गया है और जो रॉ एजेंट रियल लाइफ में अपने काम से खुश थी उसको एंड में उदास और डिसइल्यूजन दिखाया। मैं रहूं या ना रहे कोई निशान मेरा। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है सीरीज में ISI एजेंट कटरीना कैफ रॉ की मदद करती है दुनिया को बचाने के लिए। हमारा ये मिशन अब सिर्फ उन नर्सेस को बचाने के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वी स्टैंड फॉर पीस। आप बजरंगी भाईजान भी देखो। जनाब बिल्कुल मेंटल है। जय श्री राम। इस लिस्ट की वैसे कोई लिमिट नहीं है पर ये एक तरफा प्यार है बिकॉज पाकिस्तान इज ट्रेन टू हेट इंडिया। आप आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखो। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. और वही यहाँ पर कबीर खान कहता है, तो आपके जहन में टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? और ये सिर्फ कबीर खान तक सीमित नहीं है, पूरा बॉलीवुड पाकिस्तान प्रेमी है। बहुत खुश होता हूँ जब लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी फैन फॉलोइंग है। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं। कुल पाकिस्तान पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तहे दिल से शुक्रिया। कभी पाकिस्तान आना चाहती हैं? बिल्कुल। Hi, thank you so much for watching and I hope I come and visit Pakistan someday. मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान मीडिया भी आज यहाँ आया हुआ है और हम चाहते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान भी आए। हम जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे जल्द। और इसी वजह से बॉलीवुड को पाकिस्तान बैशिंग फिल्म्स पसंद नहीं। I spoke to actually one relative recently and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan. In London, New York, Istanbul, Paris,
सब फेल है लाहौर के सामने। पर अगर बॉलीवुड लाहौर या पेशावर को एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के रूप में देखता है तो क्या पाकिस्तानी सिनेमा भी दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुंबई को लॉस्ट स्पेस की तरह देखने को इक्वली कंफर्टेबल है? और अगर बॉलीवुड बार बार कहता है कि हम दोनों का कल्चर एक ही है तो ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरी साइड क्या कहती है। पाकिस्तानी सिनेमा में इंडिया को एंटेगनिस्ट के रूप में प्रेजेंट करने की एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है। वार जैसी फिल्में पाकिस्तान में पॉपुलर है, जहाँ रॉ और इंडिया को पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के कंटेक्स्ट में सेंट्रल एंटेगनिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया। और ये नैरेटिव सिनेमा तक लिमिटेड नहीं है, स्कूल टेक्स्ट बुक्स भी नेशनल इमेजिनेशन को शेप करती है। पाकिस्तान में हिस्ट्री को डिकेड्स तक इस तरह सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस पॉलिटिकल आइडेंटिटी का सेंट्रल फाउंडेशन है। 16वीं सदी में हिंदुस्तान गायब हो गया और पाकिस्तान में मिल गया। एक और लाइन आप सुन लीजिए। 1965 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए। भारत हार की कगार पर था कि तभी वो यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया और वहां सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लिहाजा बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीते हुए सारे इलाके हिंदुस्तान को लौटा दिए। ये लाइन लिखी हुई है एक किताब में, किताब जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। वहाँ पर टू नेशन थियरी, मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी और इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को नेशनल कॉन्शियसनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया है। कश्मीर भी इसी नैरेटिव का सेंट्रल एलिमेंट बना। इसका असर ये रहा कि इंडिया सिर्फ एक दूसरा देश नहीं बल्कि एक परमानेंट एनिमी बन गया। ऑल दिस व्हाइल बॉलीवुड का रिकरिंग नैरेटिव है कि गवर्नमेंट अलग हो सकती है लेकिन हम एक जैसे हैं। पर क्या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इंडिया के लिए इस तरह की इमोशनल जेनरोसिटी दिखाई? बिल्कुल नहीं। उनकी फिल्म्स में इंडियन स्टेट, इंडियन मिलिट्री और इंडियन सोसाइटी एक कंबाइंड एनिमी इमेज में अपीयर होते हैं और ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन भी ऑटोमेटिकली उस नैरेटिव का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से रेसिप्रोसिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही वो पॉइंट है जहां बंटवारा 1947 इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिल्म पार्टीशन को एक शेयर्ड ट्रेजेडी के रूप में देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिल्म की इमोशनल सिंपैथी ऑर्डिनरी पीपल के लेवल पे ऑपरेट करती है। इट डजंट डीपली एग्जामिन हाउ पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व्ड आफ्टर पार्टीशन, how its military establishment shaped national identity और why India-Pakistan hostility survived for decades। और शायद यही बॉलीवुड के लार्जर पाकिस्तान नैरेटिव की प्रॉब्लम है। आप एक इंडियन ऑडियंस को ये इमोशनली दिखाते हैं कि पाकिस्तानी फैमिली भी अपना घर खो चुकी थी तो वहाँ पे नेचुरली सिंपैथी डेवलप होती है, लेकिन अगर आप उसके बाद ये नहीं दिखाते कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल हुआ है तो ये आपके बायस्ड वर्जन का पार्ट है। और इसी पॉइंट पर कल्चरल डिप्लोमेसी एंटर करती है जिसे हम कहते हैं अमन की आशा। 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के जंग ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अमन की आशा। नाम ही अपने आप में मैसेज एक्सप्लेन करता है। आइडिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच गवर्नमेंट और आर्मीज के रिलेशनशिप चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ऑर्डिनरी लोगों के रिलेशनशिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट मिलेंगे, म्यूजिशियन कोलैबोरेट करेंगे, आर्टिस्ट एक्सचेंज होंगे, बिजनेस लीडर बात करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। ऑन पेपर यह आइडिया बहुत अट्रैक्टिव था। आप बॉलीवुड म्यूजिक को पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तानी सिंगर्स और म्यूजिशियंस को इंडिया में देखिए, क्रिकेट एंजॉय कीजिए, उर्दू पोइट्री एंजॉय कीजिए, फूड और लैंग्वेज शेयर कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कल्चरल एक्सचेंज को पॉलिटिकल रियलिटी का रिप्लेसमेंट बना दिया जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप सिर्फ दो कल्चर की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसमें कश्मीर था, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में रिपीटेड टेरर अटैक्स का एक्सपीरियंस था। 26/11 इस रोमांटिक नैरेटिव का चैलेंजर था। उसके बाद उरी हुआ, फिर पुलवामा, अब पहलगाम। हर मेजर अटैक के बाद एक फैमिलियर डिबेट रिटर्न करती थी। क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम करना चाहिए? क्या कल्चरल एक्सचेंज कंटिन्यू रहना चाहिए? और फिर बॉलीवुड और ब्रॉडर कल्चरल कम्युनिटी के अंदर से एक फैमिलियर आंसर आता था, आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखो। ये पोजीशन प्रिंसिपल के लेवल पे अट्रैक्टिव है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे एक अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर एक साइड कल्चरल एक्सचेंज को गुडविल बिल्ड करने के लिए यूज कर रही है और दूसरी साइड का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त प्रॉक्सी वॉरफेयर को सपोर्ट कर रहा है, तो गुडविल का स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या रह जाता है? क्या आप कल्चरल फ्रेंडशिप के थ्रू एक स्टेट के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चैलेंज कर सकते हैं? हिस्ट्री का आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अमन की आशा जैसे इनिशिएटिव ऑर्डिनरी इंडियंस और पाकिस्तानी के बीच इमोशनल डिस्टेंस रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। और इसी डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर इंडियन सिनेमा पाकिस्तानी सिटीजन्स को ह्यूमनाइज करे तो पाकिस्तानी सिनेमा को भी इंडियन सिटीजन्स को ह्यूमनाइज करना होगा। अगर इंडियन शेयर्ड कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान को भी शेयर्ड हिस्ट्री को एक्नॉलेज करना होगा। द प्रॉब्लम इजंट दैट बॉलीवुड रिमेंबर्स पाकिस्तान, द प्रॉब्लम बिगिंस इफ दैट मेमोरी बिकम्स सो पावरफुल दैट इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम सीइंग द पाकिस्तान दैट केम आफ्टर 1947। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा तो हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।